Dear students, I, Dr. Ashutosh Tiwari from Rajki Engineering College, Banda, welcome you again on this channel. And today we are going to discuss about the module 1, which is relativistic mechanics for engineering physics, having the subject code KAS 101T for Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And today's topic is Michelson-Morley experiment. जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी वहाँ पर। तो उसमें लास्ट स्लाइड में आपसे मैंने डिस्कस किया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का एक ड्रॉबैक था कि वो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली समझा नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वहाँ मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को। तो इस लेक्चर में हम लोग माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में एक खास बात यह है कि नॉर्मली हम लोग जब भी कभी किसी एक्सपेरिमेंट की चर्चा करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा हो। यहाँ पर माइकलसन मोरले का जो एक्सपेरिमेंट था ये निगेटिव रिजल्ट्स के साथ कंक्लूड हुआ था, यानी कि जिस रिज़ल्ट को वो एक्सपेक्ट करके चले थे वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिला और उसका ठीक उल्टा रिज़ल्ट, ठीक विपरीत रिज़ल्ट मिला। उसके बाद भी इस एक्सपेरिमेंट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसने फिजिसिस्ट्स को और एक्सपेरिमेंटलिस्ट को ये सोचने में मजबूर किया कि कहीं ना कहीं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में या हमारा जो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी है उसमें सुधार की ज़रूरत है। और जिसके बाद इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया और इसमें सुधार करे, जिसकी वजह से इसकी प्रासंगिकता बढ़ पाई और अब जो इसमें रिजल्ट्स आते हैं वो आज के करंट सिनेरियो में मोस्ट रिलेवेंट हैं। तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या था ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। पहले इसकी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें द अर्थ वॉज एज्यूम्ड टू बी सराउंडेड बाय ए मीडियम कॉल्ड ईथर। ये ईथर बेटा आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ था जब हम लोगों ने बात करी थी कि एक साइंटिस्ट के बारे में आपने पढ़ा था हाइगन, और हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी रखी थी। और उनकी वेव थ्योरी में आपको याद होगा कि एक पॉइंट हुआ करता था कि पहला पॉइंट था कि लाइट इज़ अ वेव, और दूसरे में बताया गया था लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड दिस मीडियम इज़ नोन एज ईथर। उस मीडियम को क्या कहा गया था? ईथर। तो यहाँ पहले हम लोगों को उस ईथर को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। तो ईथर कैसा है? देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कैसा है? रिजिड है। दूसरा कैसा है? इनविजिबल है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? मासलेस है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स उसका कोई मास नहीं है। परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है, परफेक्टली नॉन रेजिस्टिव है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब सब जगह कहीं भी ऐसा कोई पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ईथर ना हो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टेशनरी सॉलिड है। स्टेशनरी सॉलिड मतलब कि ईथर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर एब्सोल्यूट रेस्ट पर हैं और रुके हुए हैं, ये एज्यूम किया गया था। और कैसा है? हाईली इलास्टिक है। इसका मतलब है कि लाइट के जब पार्टिकल्स चलते थे तो उसके टकराने से किसी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं होता। एंड हैविंग नेग्लिजिबल डेंसिटी, उसका घनत्व भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर डेंसिटी होती तो ऐसा भी हो सकता था कि ईथर सेटल डाउन हो जाता ग्रेविटी की वजह से और केवल नीचे ही नीचे लाइट चल पाती, अर्थ के सरफेस के करीब, ऊपर लाइट नहीं होती। लेकिन नॉर्मली ऐसा हमको देखने में आता है कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर रही है, इसलिए ईथर को उस समय ये एज्यूम किया गया कि ये ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह पर है। अब माइकलसन और मोरले जो थे, जो एल्बर्ट माइकलसन ने जो था, ही वॉज द फर्स्ट यूएस सिटीजन टू रिसीव द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1907। इनको नोबल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। और ही बिल्ट एन एक्सट्रीमली प्रिसाइज डिवाइस कॉल्ड एन इंटरफेरोमीटर टू मेजर द माइन्यूट फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स ट्रेवलिंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। यानी कि अगर दो लाइट वेव हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि एक लाइट वेव अगर इस तरह से आ रही है और एक लाइट वेव इस तरह से आ रही है, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, और उनके बीच में जो है क्या फेज डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी। एंड दिस डिवाइस वाज नोन एज माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, जो इंटरफेरेंस को रीड कर सके। तो ये कुछ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इस तरीके का दिखता था। यहाँ पर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स था। मोनोक्रोमैटिक जैसा आप जानते हैं लाइट सोर्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है, ये स्लिट एस दिख रही है यहाँ पर, ये स्लिट है
इसके अंदर से ये लाइट निकल करके एक फाइन बीम ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ पर एक पार्शली सिल्वर्ड मिरर रखा हुआ है। कैसा है ये? पार्शली सिल्वर्ड। पार्शली सिल्वर्ड क्या कर सकता है कि अगर लाइट रे इसके ऊपर फॉल होगी, जैसे ये आ रही है यहाँ पर, तो कुछ पार्ट उसका क्या करेगा, कुछ पार्ट ये रिफ्लेक्ट कर देगा। देखिए कुछ पार्ट इसने रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ पार्ट को ये ट्रांसमिट कर देगा। दोनों काम कर रहा है। यहाँ से लाइट रे आ रही है, इसके कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है और कुछ पार्ट को यहाँ से ट्रांसमिट करके आगे बढ़ा दे रहा है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो इस यहाँ पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन इस जगह पे हो रहा है, तो जो लाइट ऊपर की तरफ जा रही है इसको एक बार आने में और यहाँ से टकरा के वापस जाने में, यानी कितनी बार, 2 बार इस प्लेट के थ्रू गुजरना पड़ा है। तो हम लोगों को ये पता है कि जैसे ही कोई 2 वेव्स हैं, मान लीजिए अगर वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, सपोज एक वेव ये है जो एयर में जा रही है और इसी जगह कोई एक स्लैब रखा हुआ है, उसके अंदर से कोई वेव निकलती है, तो ये मान लीजिए रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है। तो जब ये दोनों वेव निकल करके बाहर आएंगी तो इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर मान लीजिए इसका जो थिकनेस है वो t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू है, तो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है कितना होता है, t टाइम्स म्यू माइनस 1, इतना कुछ पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर जो रे ऊपर की तरफ जा रही है इसमें 2 बार ये पार्ट, मतलब एक बार जाने में, एक बार फिर इधर निकलने में 2 बार पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या किया गया कि यहां पर उसी तरीके से उतनी ही थिकनेस की और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेंसेटर को लगा दिया गया, ताकि जो लाइट रे यहां जा करके मिरर M1 पर फॉल होकर के वापस आएगी, उसको भी इस प्लेट के थ्रू 2 बार, एक बार जाने में और एक बार वहां से लौट के आने में गुजरना पड़े, जिसकी वजह से अब ये जो वेव ऊपर की तरफ जा रही है या जो वेव इधर की तरफ जा करके वापस आ रही है, दोनों को इक्वल पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, मतलब यहाँ से ये अभी लेंथ L2 बताई गई है इस मिरर के लिए, मिरर M2 है, और यहाँ की जो लेंथ है वो कितनी है, L1 है ये लेंथ। लेकिन अगर हम ये मान लें कि L2 लेंथ और L1 लेंथ अगर इक्वल है, ये जो ऑप्टिकल लेंथ L1 दी गई है, ये L1 और L2 अगर इक्वल है, तो जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा ग्लास स्लैब के अंदर से लाइट को 2 बार निकलने में, उस पाथ डिफरेंस को ये कंपेंसेटर कंपेंसेट कर लेगा। उससे होगा क्या कि सेम लाइट सोर्स से आकर के 2 पार्ट्स में जो लाइट स्प्लिट हो रही है, जब ये दोबारा आकर के वापस यहाँ मिलेगी और यहाँ पर ये आई पीस रखा है टेलीस्कोप का, और ये आई की मतलब ऑब्जर्वर है, यहाँ पर आँख ये जो दिख रही है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर जब इस रे को जो लौट करके यहाँ से आ रही है और जो रे लौट करके यहाँ से आ रही है, दोनों को देख रहा है, तो यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर L1 लेंथ और L2 लेंथ यदि बराबर हो जाएं, जैसे ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 अगर इक्वल हो जाए और दोनों इक्वल पाथ डिफरेंस भी ट्रैवल कर रही हैं, तो दोनों के बीच में नेट पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ये पहले भी कि पाथ डिफरेंस डेल्टा x यदि 0 है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर देख रहा है इस टेलीस्कोप में, उसको ये बीम जो लौट करके यहाँ से आ रही है और जो बीम यहाँ से आ रही है, दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे नजर आना चाहिए। अब ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर था, इसमें क्या किया गया कि जो AC डिस्टेंस है, ये जो A से A पॉइंट ये दिख रहा है और C पॉइंट ये दिख रहा है, जो AC डिस्टेंस है ये कैसे रखा गया, पैरेलल टू द मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, पैरेलल टू द मोशन ऑफ अर्थ रखा गया इसको। लाइट फ्रॉम द सोर्स S स्प्लिट्स बाय मिरर A एंड ट्रेवल्स टू मिरर C एंड D इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसा भी हमने पीछे डिस्कस किया था आपसे कि लाइट जो है वो कैसे चल रही है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक इधर चली गई और एक इधर चली गई, तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लाइट स्प्लिट हो गई यहाँ पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन द बीम्स रिकम्बाइन एट A स्लाइटली आउट ऑफ फेस ड्यू टू द ईथर विंड एज व्यूड बाय द टेलीस्कोप। तो यहां पर अगर हम ये मान ले कि जो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, अगर यहां पे जो ईथर ड्रिफ्ट दिखाया गया v वेलोसिटी से, तो कोई ना कोई एक पाथ डिफरेंस यहां पर क्रिएट हो जाएगा इस बीम में और इस बीम में जो लौट करके आ रही है। अब हम लोग इस पाथ डिफरेंस को पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि टाइम t1 है, कहाँ का, लाइट को A से C तक जाने में और वापस आने में। तो A से C तक जाने में और वापस आने में कितना समय लग रहा है, मान लीजिए t1 समय लग रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा t1 समय, तो t1 को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, देखिए यहाँ पे आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी दी गई है, L1 दी गई है।
तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर c प्लस वी क्यों रखा गया है, इसको जरा ध्यान से समझिए। यहां पर इसलिए रखा गया, देखिए ये लेंथ L1 है और ये इस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब ये रे इस तरफ मूव कर रही होगी, इधर की डायरेक्शन में जा रही होगी, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट c है और ये v वेलोसिटी से पूरा का पूरा सिस्टम इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर लाइट की स्पीड देखी जाएगी तो कितनी नजर आएगी, c माइनस वी नजर आएगी। लेकिन जब वही लाइट रे लौट करके इससे मिरर से टकरा करके वापस आएगी, तब इसकी स्पीड कितनी है, c है, और इधर से जो सिस्टम है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है, तब लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, c प्लस वी हो जाएगी। तो यानी लौटते समय जो स्पीड होगी वो लाइट की c प्लस वी हो जाएगी, और लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, L1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और उसी लाइट बीम को यहाँ से यहाँ तक जाते समय क्या होगा, जाने में उसने डिस्टेंस तो L1 ही ट्रेवल किया है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी हो रही है, c माइनस वी हो रही है। तो यहाँ से L1 अपॉन c प्लस वी वापस आते समय लगा हुआ समय है लाइट बीम को, और L1 अपॉन c प्लस वी ये इधर से इस तरफ जाते हुए लगा हुआ समय है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके का 2cl1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो v क्या है, v बेसिकली ईथर का जो ड्रिफ्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, या इसको आप ये समझ सकते हैं ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, क्योंकि अर्थ चल रही है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अपनी एक्सेस के अबाउट जो घूम रही है, ये उसकी वेलोसिटी है, जो कि नॉर्मली आपको पता होगा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होती है v। और c तो आपको पता ही है कि c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये c और v की लगभग ये वैल्यूज रहेंगी, और यहाँ पर इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो इस तरीके कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2l अपॉन सी ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमने ये टाइम कैलकुलेट कर लिया कि a से c तक जाने में और c से वापस a तक आने में लाइट को कितना समय लगेगा। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहले हम ये कैलकुलेट करें कि जो लाइट की बीम यहाँ से जा रही है और यहाँ से जाने के बाद वापस आ रही है, इसको कितना समय लगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम t2 मान लिया a से d तक जाने में और वापस आने में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2l2 अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये इस तरीके का कुछ आएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा पहले ये थोड़ा समझना जरूरी है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये आया कहाँ से। इसके लिए थोड़ा सा एक जरा यहाँ देखिए प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है। तो यानी कि अगर मान लीजिए हम t टाइम में बात करें तो हो क्या रहा है कि जो प्लेट P है यहाँ पर, ये वाली प्लेट और उसके ऊपर जो मिरर है, ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहा है v वेलोसिटी से। तो लाइट की रे जब यहाँ पर आकर टकराती है और टकरा करके जब ये ऊपर की तरफ जा रही है लाइट की रे, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के लाइट को मिरर तक पहुँचने में समय कितना लगा है, t। तो t समय अगर लगा, उतने ही समय में ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो जाएगा उतने ही समय में वो कितना होगा, v इंटू टी के बराबर। यानी इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, v इंटू टी के बराबर होगा। v क्या है, पूरे के पूरे सिस्टम की वेलोसिटी है, क्योंकि वो सिस्टम कहाँ रखा हुआ, अर्थ पर रखा हुआ, और अर्थ v वेलोसिटी से आगे चल रही है, एक तरीके से बढ़ रही है। और ऊपर जो ये जा रहा है ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, c। तो इसके जो ऊपर यहाँ पे बढ़ने की जो दिशा है, जो वेलोसिटी कैलकुलेट हो रही है एक तरीके से, वो लाइट रे अगर हम देखें यहाँ पर तो इस तरीके से कुछ जा रही है। और यहाँ से लेकर के प्लेट से लेकर के मिरर की दूरी कितनी है, L2। तो हम इस तरीके का कुछ बना लें, ये दूरी कितनी है, L2, और यहाँ से लेके लाइट को चल के मिरर तक पहुँचने में समय कितना लगा, t। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c इंटू टी। अगर आप इस पूरे इसके हिसाब से इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, c स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर। यदि आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से t के टर्म एक तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर। फिर वहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर 2 क्यों आया,
2 इसलिए आया क्योंकि ये तो हमने केवल ये कैलकुलेट किया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब प्लेट P से मिरर तक जाने में कितना समय लगा, उतने ही समय में लाइट दोबारा टकरा के मिरर से कहाँ आ रही है, वापस प्लेट P पे आ रही है, तो ये टाइम डबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब यदि हम इसको यहाँ पर 2L2/C बाहर ले लें एक तरीके से, ये इक्वल टू नहीं है, तो ये टर्म आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये आ जाएगा 2L2/C, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/√1 - v²/c²। अब ये जो टाइम है T2, ये एक तरीके से कौन सा टाइम है, जितने समय में लाइट की रे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर जा रही है, यानी प्लेट से टकरा करके मिरर में जा रही है और मिरर से वापस आ रही है। और ये जो टाइम कैलकुलेट किया ये कौन सा है, इस टाइम में लाइट की रे, दूसरी रे जो ट्रांसमिट हो गई थी, वो जा करके मिरर से टकरा करके वापस लौट रही है। तो दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, T2 - T1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो T2 का जो एक्सप्रेशन आया उससे हम T1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 2/C, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा L2/√1 - v²/c² - L1/√1 - v²/c²। ये टाइम डिफरेंस कैलकुलेट होगा। अब मान लीजिए जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि यदि फॉर इंस्टेंस ये मान लें कि L1 और L2 बराबर है, अगर L1 और L2 बराबर हैं और दोनों किसके बराबर हैं, मान लीजिए दोनों की वैल्यू किसी L वैल्यू के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, L1 और L2 दोनों का जब L रख देंगे तो T1 सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, जो ट्राइंगल जैसे बताया था, तो T1 ये आएगा, L/½ का मतलब क्या है, पावर हाफ मतलब अंडर रूट है, √c² - v², और T2 की वैल्यू जो कैलकुलेट होगी, T2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी 2T' दिस इज 2L/C √1 - v²/c²। तो जो टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करने की बात यहां करी जा रही थी, उसको अगर हम देखें तो T1 ये है, T2 ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पर हम लोगों ने देखिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा हमको यहां पर, क्योंकि जो v वेलोसिटी है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि v अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 30 km/s, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर्स/सेकेंड। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियरली यहां दिख रहा है कि जो v की वैल्यू है वो c से बहुत छोटी है, और हम लोग ये बाइनोमियल थ्योरम से जानते भी हैं कि 1 + x⁴ को क्या लिखा जाता है, 1 + n × x लिख लिया जाता है, अगर इफ x की वैल्यू बहुत छोटी हो, किससे, 1 से। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मेट है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जो पावर यहाँ -1 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + v²/c² हो जाएगा, और जो पावर -1/2 थी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 + 1/2 v²/c² हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, L(v²/c³। और अगर टाइम डिफरेंस इतना है तो टाइम डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या होगा भाई, जब यह बात किसकी हो रही है, लाइट की बात हो रही है, तो लाइट कितनी स्पीड से चलती है, लाइट की स्पीड c है, तो पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, लाइट की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिफरेंस। तो ये जो टाइम डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया यहां पर, इसको अगर आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पाथ डिफरेंस है वो ये निकल करके आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू L(v²/c²। इस तरीके का एक पाथ डिफरेंस दोनों बीम्स के बीच में कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब क्या है कि इन लोगों ने माइकलसन और मोरले ने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म किया था तो इसमें ये एक कैलकुलेशन भी करने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी डायरेक्शन सही से हमने वो उस डायरेक्शन में ना अलाइंड हो जिस डायरेक्शन में अर्थ का मोशन हो रहा है। तो उन्होंने इसको कंपेंसेट करने के लिए, अगर कोई एरर आ भी रही होगी तो उसको कंपेंसेट किए, इसके लिए उसको एपरेटस को 90 डिग्री टर्न करा लिया। तो जब हम एपरेटस की मान लीजिए पोजीशन 1 ये थी जो अभी हम लोगों ने पिछले उसमें डिस्कस करी, ये पोजीशन 1 थी, और इसको फिर उन्होंने टर्न करा के पोजीशन 2 में इसको रोटेट कर दिया, तो जो लाइट सोर्स है उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई और जो टेलीस्कोप है वो घूम करके इधर पहुँच गया। तो जो पाथ डिफरेंस पीछे कैलकुलेट हुआ था, अगर इस पोजीशन पे कैलकुलेट किया जाए, जो पूरी मैथमेटिक्स अभी हम लोगों ने पीछे अप्लाई करी है दोनों बीम्स के बीच में जो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बीम है उसके बीच का पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, वही मैथमेटिक्स अगर इस पोजीशन नंबर 2 पर अप्लाई करी जाए तो ये पाथ डिफरेंस कुछ निगेटिव में आ जाएगा, -L(v²/c² आएगा पाथ डिफरेंस इस कंडीशन में।
तो नेट पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो टाइम डिले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेट पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा माइनस डेल्टा डैश करना पड़ेगा, मतलब डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस इन द पोजीशन 1 एंड डेल्टा डैश इज द पाथ डिफरेंस इन द पोजीशन 2। तो नेट पाथ डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2LV² के बराबर आ जाएगा ये। अब अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास नेट कैलकुलेट हो गया है तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? फेज डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू डेल्टा। तो ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन होता है जो हम लोगों को पहले से भी पता है। तो इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें यहाँ पर, और जो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 2LV²/c², इस वैल्यू को अगर यहाँ पर प्लेस कर दिया जाए तो हमको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। और जब हमें फेज डिफरेंस मिल जाएगा तो उस फेज डिफरेंस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कितनी फ्रिंजेस में शिफ्ट हुआ है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको फेज डिफरेंस को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 2 पाई से। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्रिंज शिफ्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो वो आ जाता है 2L/λ V²/c²। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है याद रखने के लिए। तो यदि जो हमारी सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P है उसमें और जो मिरर ऊपर लगा हुआ है उसके बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो L है, और जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है, और V क्या है? V इज द स्पीड विद विच द अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एंड व्हाट इज C? C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर हमको पता है तो माइकलसन और मोर्ले ने कैलकुलेट किया कि जो वो टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें इतना फ्रिंज शिफ्ट यहाँ पे नज़र आना चाहिए, 2L/λ इन ब्रैकेट V²/c²। जब ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तो इसमें L की वैल्यू कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, ये इसको याद रख लीजिएगा कि L की वैल्यू थी 11 मीटर्स एंड V वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴C एंड लैम्डा वॉज 5500 एंगस्ट्रॉम्स। तो इससे इस डेटा से N की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर के आती है? 0.4। यानी कि अगर हम ये डेटा वहाँ प्लेस करें तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था उसमें कितनी फ्रिंज शिफ्ट होनी चाहिए? फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू 0.4 होनी चाहिए। अब 0.4 का मतलब क्या हुआ? 0.4 का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि ये एक हमारी फ्रिंज है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि इसमें अगर हम इस फ्रिंज के आधे की बात करें तो 0.5, इससे थोड़ा सा कम, इतना, ये लगभग एज्यूम कर सकते हैं आप कि ये 0.4 के बराबर है। तो इतनी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो अगर यही जो फ्रिंज बनी है मान लीजिए इतनी शिफ्ट हो जाए आगे, तो इतनी शिफ्टिंग होने का मतलब कि एक नई फ्रिंज मान लीजिए यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये बन गई इतनी, तो ये पोजीशन नंबर 1 थी और ये पोजीशन नंबर 2 है। तो पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 में 0.4 के अमाउंट की जो फ्रिंज शिफ्ट है ये मेजरेबल फ्रिंज शिफ्ट है, यानी ये फ्रिंज शिफ्ट नजर आएगी एक्सपेरिमेंट में। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, द एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड डे एंड नाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दिन के समय में भी परफॉर्म किया गया, रात के समय में परफॉर्म करके देखा गया, एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर भी किया गया एक्सपेरिमेंट ऑफ द ईयर, इवन दो द सेंसिटिविटी ऑफ द सेटअप इज डिटेक्टेड अ शिफ्ट ऑफ। तो जबकि जो सेटअप हमारे पास था वो 0.01 फ्रिंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 0.01 फ्रिंज, मतलब एक फ्रिंज के 1/100 भाग के बराबर भी अगर शिफ्ट होता तो उसको भी ये सेटअप डिटेक्ट कर सकता था। लेकिन नो सच शिफ्ट वॉज ऑब्जर्व्ड। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह का फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट वर रिपीटेड बाय सेवरल ग्रुप्स बट द रिजल्ट वॉज सेम। अलग अलग वैज्ञानिकों के समूह ने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया कि शायद किसी को कोई फ्रिंज शिफ्ट मिल जाए जितनी थ्योरेटिकली कैलकुलेट हो रही है, लेकिन हर बार किसी भी वैज्ञानिक समूह को, साइंटिस्ट ग्रुप को कोई भी फ्रिंज शिफ्ट कैलकुलेट करने में नहीं दिखाई पड़ी एक्सपेरिमेंटली। ये इसका कंक्लूजन है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट the speed of light is constant in space irrespective of direction and speed of the inertial frame। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप अगर ध्यान से समझें कि इस एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में जो हम लोगों ने एनालिसिस पार्ट डिस्कस किया था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था कि हमने ये एज्यूम किया था कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सिस्टम का मोशन हो रहा है, एक्सपेरिमेंट का मोशन हो रहा है, उस डायरेक्शन में हमने स्पीड ऑफ लाइट c एज्यूम किया।
एक तरफ जाते समय c माइनस वी और इधर आते समय c प्लस वी, यानी गैलीलियन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन वाली जो गैलीलियो की इक्वेशंस थी उसको अप्लाई किया। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट चल रही थी उसकी वेलोसिटी को मैंने c ही माना, यानी उस डायरेक्शन में कोई भी हमने वेलोसिटी में चेंज एज्यूम नहीं किया, क्योंकि यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के वेलोसिटी के रिजल्ट्स थे। तो उन रिजल्ट्स के आधार पे इन एक्सपेरिमेंट को किया गया, तो ये पाया गया कि कहीं ना कहीं जो एजम्पशन है उसी में ही कोई एरर है, अदरवाइज कुछ ना कुछ फ्रिंज शिफ्ट जरूर नज़र आती, जिससे लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन इन विच द एक्सपेरिमेंट इज मूविंग और द अर्थ इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल एज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। और यह निष्कर्ष निकाला गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि स्पीड ऑफ लाइट हर जगह कांस्टेंट है, उस पर जो है कोई डायरेक्शन का या स्पीड ऑफ द इनर्शियल फ्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, निगेटिव रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस दिए गए। पहली थ्योरी जो रखी गई वो थी ईथर ड्रैग थ्योरी, और दूसरी थ्योरी रखी गई लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस। तो ईथर ड्रैग थ्योरी में ये कहा गया कि द मूविंग बॉडीज ड्रैग द सराउंडिंग ईथर विद देम, सो वी कैन से दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ईथर एंड अर्थ। तो पहले तो ये एज्यूम किया गया कि जब अर्थ चल रही है तो अपने साथ साथ वो ईथर को भी ड्रैग कर रही है, जिसकी वजह से ईथर में और अर्थ में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। यही एक कारण हो सकता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ऐसा एजम्पशन था। दूसरी थ्योरी रखी गई वो लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस। इसमें यह कहा गया दिस हाइपोथेसिस शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम अ मूविंग सोर्स इज द vector sum of the velocity of light and velocity of source of light. Based on some astronomical evidences, this hypothesis was also rejected. इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद आइंस्टीन ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया रखा। आइंस्टीन पुट फॉरवर्डेड दैट द मोशन थ्रू द स्टेशनरी ईथर इज मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं है स्टेशनरी ईथर का concept, only motion relative to material bodies has physical significance. तो significance of the negative result क्या था? नंबर 1, the velocity of light is constant in all directions. पहली बात तो ये निष्कर्ष के रूप में रखी गई। Therefore all efforts to make ether an universal frame of reference are meaningless. इसका मतलब ये हुआ कि जो ईथर का कॉन्सेप्ट पहले रखा जा रहा था कि ईथर एक यूनिवर्सल फ्रेम है, पूरे ब्रह्मांड में ईथर फैला हुआ है, इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो मीनिंगलेस है। और दूसरा कंक्लूजन यहाँ से ये डिराइव हो रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में एक जैसी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस, and we will hear in the next lecture about more details about the special theory of relativity. Thank you.